मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इनऑर्गेनिक प्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आईआईटी जेईई मेन एडवांस में और नीट में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, हमें कौन कौन से एरियाज कवर करना है, ये वीडियो मैं इसके लिए आपके सामने लाया हूँ। पूरी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे बच्चों, 11th के बच्चे भी और 12th के बच्चे भी। मतलब यदि हम बात करते हैं जेईई मेन और एडवांस और नीट की, तो हम देखते हैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th के कुछ चैप्टर्स हमें मिलते हैं, 5 अच्छे चैप्टर्स 11th के हैं और साथ में हमें 12th के चैप्टर मिलते हैं इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर। यदि हम चैप्टर्स के अंदर कौन से क्वेश्चंस हम 17 साल 20 साल 30 साल के क्वेश्चंस पेपर हम पुराने देखें और उसको हम सर्वे करते हैं, तो चैप्टर हमें पूरे में से कौन से चैप्टर को हमें पहले निकाल के पढ़ना है, उसके बाद में बाकी चीजें हमें पढ़ना है। मतलब चैप्टर की सीक्वेंस में आपको इस लेक्चर में मैं आपको दूंगा बच्चों। तो चैप्टर की सीक्वेंस देखिए, यदि हम चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी की बच्चों बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में बच्चों नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना चाहिए। नंबर 1 में हमें पीपी मतलब बच्चों होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये हमें करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमें एटॉमिक रेडियाई, ये हमें करना है। तो एटॉमिक रेडियाई में क्या करना है, हमें ऑर्डर्स करने हैं बच्चों। ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई हो रहा है कि डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई हो रहा है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखते हैं, मैंने एटॉमिक रेडियाई मेरे वीडियोस में आप देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स मैंने आपको दिए हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी में ये ऑर्डर्स आप देखेंगे। पोलराइजिंग पावर आपको देखना है। पोलराइजिंग पावर में आपने बताया है, जैसे मैंने आपको बताया था लिथियम आयोडाइड की पोलराइजिंग पावर लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, ये मैंने बताया था वहां पर एस ब्लॉक में। हैलाइड्स में है, नहीं तो अभी आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे, पोलराइजिंग पावर वहां पर आपको मिलेगी। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये मैं शायद डिस्कस आपको कर चुका हूं। ये पॉइंट्स हमें करना है किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में, ऑर्डर्स में। ये वाले पॉइंट्स का हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में बताया था मैंने आपको कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं और जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। यदि मैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करूं बच्चों, तो नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर होगा, और जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिक नेचर। मैं जब प्रोडक्ट टेबल की बात करता हूं तो प्रोडक्ट टेबल में हमें क्या मिलता है बच्चों, प्रोडक्ट टेबल में मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर मेटल मिलता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, यहां पे मुझे तीनों चीजें मिलेंगी। मुझे नॉन मेटल्स मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे पी ब्लॉक में। तो जो नॉन मेटल्स में यदि मैं एग्जांपल के बारे में बात करता हूं, जैसे Cl2O में ले लूं, Cl2O3 ले लूं, तो इस टाइप के ये नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड्स है वो क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। मैं यदि यहां पर Na2O मैंने पढ़ाया आपको, सोडियम ऑक्साइड ले लूं, मैं यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लूं MgO, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक ऑक्साइड्स हो जाएगा। ठीक है, इसी में बात हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की हम कर लेते हैं, जैसे ZnO डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जिंक है, उसका ZnO में ले लूं तो वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहां पर मिल जाएगा। एल्यूमिनियम का ले लूं मैं, यहां पर पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम है, इसका मैं Al2O3 ले लूं, Al2O3 कहां से मिलता है, पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम, 13 ग्रुप है ना, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। तो जो एल्यूमिनियम है वो पी ब्लॉक में आपको मिलेगा, और जब ये एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में मिलेगा बच्चों तो ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ कि एसिडिक के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेसिक के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में नंबर 1 में आपको ऑर्डर्स पढ़ने हैं। किसके ऑर्डर्स पढ़ने हैं, एटॉमिक रेडियाई के, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, और उसके बाद आपको बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के ऑर्डर्स हमें मिलेंगे, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक है। जैसे सोडियम से जब हम बात करते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में, लीन आने की रब से फरियाद, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की जब हम बात करते हैं तो हम Li2O की, Na2O की, K2O की, एंड अब K2O बोल दें आप यहाँ पर, या KO2 बोल दें, Rb2O की या CS2O की बात करते हैं, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इसलिए बेसिक नेचर इसका बढ़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ता है यहाँ पर, मेटेलिक करेक्टर, क्या बढ़ेगा यहाँ पर, मेटेलिक करेक्टर। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑक्साइड्स में, ये एस ब्लॉक एलिमेंट बता चुका हूँ, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ जाएगा, इसका बेसिक नेचर। क्या बढ़ जाएगा बच्चों, उसका बेसिक नेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं जब पहले चैप्टर की बात करता हूं क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी,
तो ऑर्डर्स के बारे में बात होगी। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में सेकंड हमें क्या पढ़ना है, फिर हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ना है। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, ये मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे जो कैटाइंस होते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, छोटे कैटाइन है जिनका एटॉमिक रेडियस कम है, वो वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अपनी तरफ घेर लेते हैं, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। पढ़ाया था मैंने आपको, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहले ये चैप्टर सेशन जो सबसे पहले आपको स्टडी करना है इस चैप्टर में, वो है आपका कलर्ड आयंस और डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। कलर्ड आयंस कैसे मैंने आपको याद करवाया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड आयंस मतलब फ्लेम देते हैं, कलर्ड फ्लेम देते हैं। उन आयंस को यदि हम फ्लेम में ले आएंगे, बुनसन फ्लेम में, तो हमें कलर मिलेगा। उसमें कलर में मैंने आपको सीजियम, बेरियम और रेडियम के बारे में बताया था बच्चों। तो रेडियम में मैंने आपको बताया था कि सीजियम का कलर जो है वो लिथियम के जैसे क्रिम्सन रेड होता है। बेरियम के बारे में मैंने आपको बताया था स्ट्रोंशियम और बेरियम, बेरियम का बताता है जो बेंगलोर के जो बेंगलोर के एप्पल है वो ग्रीन होते हैं। इस टाइप से हम याद मैंने आपको करवाए थे, तो वो आपको वीडियो में जहां पे कलर्ड फ्लेम टेस्ट दिया है उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, इसके बारे में बात की थी कि जो डायमैग्नेटिक है, जो पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोड्यूसिटी में, सबसे पहले हम ऑर्डर्स पढ़ेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे, कलर्ड आयंस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, इसको हम पहले पढ़ेंगे। अभी तक जेडब्ल्यू मेन और एडवांस में और नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस चैप्टर में इनमें से क्वेश्चन आपको पूछे गए। जब आप अनुभव करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको मिलेगा। इसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे और इसमें से ही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो को मैं आपके लिए लेके आया कि हमें इस चैप्टर में से क्या पहले हमें पढ़ना है, फिर बाद में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों फर्स्ट वाला जो चूंकि अपन ने देख लिया 11th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईटी जेडब्ल्यू मेन और एडवांस और नीट में जो प्रश्न आ रहे हैं एरियाज मैंने फर्स्ट वाला बताया। सेकंड वाला यदि हम चैप्टर उठाते हैं 11th के चैप्टर, तो वो होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर साल मेन में, एडवांस में, नीट में क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे, हर साल क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको हर साल क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस एरिया में किसमें क्वेश्चन मिलेंगे वो होता है, उसके लिए मैं इसको आपके लिए लाया हूं, उसको मैंने बांटा हुआ है, देखा हुआ है। 30 साल के पेपर मैंने इसके देखे, 30 इयर्स पेपर्स इसके बच्चों मैंने आपके लिए देखे, 30 इयर्स पेपर्स मैंने नीट के आपके लिए देखे। तो मैंने अनुभव किया कि यहाँ पर किस एरिया में से क्वेश्चंस लगातार वो पूछ रहा है। चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 11th का चैप्टर है। तो देखा गया कि हाइब्रिडाइजेशन में से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या पूछा गया है, तो उसने स्ट्रक्चर पूछा, उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम निकालते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कितने होंगे, उसमें क्वेश्चन पूछे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होगा उसका। कभी कभी वाटर और अमोनिया के बीच में ज्यादा बॉन्ड एंगल की उसने बात करी कि अब उसका वाटर का बॉन्ड एंगल कितना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसने उसकी बात करी। और हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जनरली बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि यहाँ पर हम लोग डालते हैं कि ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इसलिए हमेशा मेन, एडवांस और नीट के अंदर ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसका आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर तो पता है हमें, यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हमें स्ट्रक्चर पता है। जैसे जिसमें sp हाइब्रिडेशन है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा। sp2 है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है तो स्ट्रक्चर sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइब्रिडेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा टेट्राहेड्रल। ये हमें पता है, ये सिंपल हाइब्रिडेशन के स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं, आपको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में पूछे जाते हैं। जैसे HCF2 है, अब HCF2 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन HCF2 का आप निकालेंगे तो सपोज कीजिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडेशन आपने निकाला तो sp3d मिल रहा है, हाइब्रिडेशन sp3d। यदि हम HCF2 लेते हैं और हमारा हाइब्रिडेशन हो रहा है sp3d में HCF2 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है, तो इसका जो sp3d का जो स्ट्रक्चर मिलता है ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल मिलता है, 3 4 5 5 है इसमें, तो ट्राइगोनल ऐसे 3 हो जाएंगे और बाइपिरामिडल हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर लोन पेयर के कारण चेंज हो जाता है और स्ट्रक्चर इसका आप जानते हैं कि आपको लीनियर मिल जाता है। 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि इसमें 3 है, 3 हमें मिलते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो प्लेन में आते हैं, ट्राइगोनल में बैठ जाते हैं, तो हमें ऊपर नीचे का लीनियर स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही स्ट्रक्चर में चूंकि बच्चों चेंज होता है, तो हमें हाइब्रिडेशन के अंदर इस बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सेकंड हम आते हैं एमओटी पे। इस यदि वो हाइब्रिडेशन में क्वेश्चन पूछेगा, यहां क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर सेकंड वो चला जाता है एमओटी पे चला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ है, या तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा, या उसका बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा मॉलिक्यूल का, या बॉन्ड एंगल पूछेगा। जनरली वो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। O2 हुआ, O2 प्लस हुआ, O2 माइनस हुआ, N2 हुआ, N2 प्लस हुआ, N2 माइनस हुआ, H2 हुआ, H2 प्लस हुआ, H2 माइनस हुआ, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो वो ज्यादा पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन उसके ज्यादा आपको मिलते हैं। थर्ड, यदि यहां पे क्वेश्चन नहीं जाता है तो वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन डालेगा, और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पर एनसीईआरटी, आपको यहां पर एनसीईआरटी देखना है। जो एनसीईआरटी में जो भी मॉलिक्यूल दिए जाएंगे उसके स्ट्रक्चर्स वहां पर वो क्वेश्चन डालेगा। यदि वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में एनसीईआरटी में से क्वेश्चन डालता है तो वो क्या पूछता है, या तो वो मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आपसे पूछेगा बच्चों कि उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, वो पूछेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ही हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत है। अच्छा, कई बच्चों ने पूछा कि सर कौन सी किताब हमें नीट के लिए पढ़ना चाहिए, या इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी किताब पढ़ना चाहिए। 2 किताबों में प्रेफरेंस मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि साहब एनसीईआरटी पढ़ो, तो हम भी कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ो, पर हिंदुस्तानी एनसीईआरटी में हर बच्चा पढ़ रहा है, हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी से चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं इसलिए, लेकिन एनसीईआरटी क्या हमें डायरेक्ट समझ में आती है? बच्चों को डायरेक्ट मैंने देखा कि एनसीईआरटी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं सर हमें समझ में नहीं आती, डायरेक्ट एकदम से दिक्कत होती है, कैसे हम उसको याद करेंगे? तो उसी के लिए मैंने टेक्निक्स बनाई हुई हैं। चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैंने लिखवा सर का नामक अलसकरफी आपको टेक्निक सिखाई, चाहे मैंने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट की टेक्निक सिखाई, चाहे मैं आपको पीरियड में मैंने आपको बताया कि पीरियड में कैसे हा ही लीबी बकनोफनिया नामक अलसी पस्कलरनी हमें याद करना है, उसकी टेक्निक मैंने सिखाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा टेक्निक के ऊपर बेस करती है। किसके ऊपर? टेक्निक के ऊपर बेस करती है बच्चों। जैसे जैसे आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे आप लेंगे तो आप ये देखेंगे पूरी टेक्निकली मैंने आपको टेक्निक हर जगह पर लगा के रखी हुई है और उससे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बच्चों बात करता हूं। चलिए, मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ कि जो बेल मेटल होती है, बेल मेटल BELL, जो बेल मेटल होती है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होगा? ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉपर और जिंक, बी ऑप्शन आपके पास है कॉपर और एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन आपके पास है कॉपर और लेड, और डी ऑप्शन आपके पास है कॉपर और टिन। ये यहाँ पे बच्चों ये ऑप्शन आपको मिले, ये क्वेश्चन आपको मिला कि बेल मेटल में कौन कौन सी कंपोजिशन होंगी, बेल मेटल में क्या क्या आपको मिलेगा। तो बच्चों बेल मेटल में क्या क्या मिलेगा? अब आपको बोलेंगे कि सर ये तो हमने अभी याद किया नहीं, ये तो मेटलर्जी का क्वेश्चन है और हमें ये आता नहीं है। तो बच्चों मेटलर्जी का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये टेक्निक जैसे मैं आज आपको बता दूंगा वीडियो के द्वारा, या जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने आज तक बताया है वो जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। ऐसे ही आप भी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। जैसे ये टेक्निक मैंने आपको दे दी कि बेल मेटल में कहां पर कौन कौन सा कंपोजिशन होगा। क्या टेक्निक है बच्चों? चलिए बताते हैं। टेक्निक बच्चों ये है कि बेल मेटल को आप हिंदी में बोलते हैं घंटी धातु। बेल मेटल को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? घंटी धातु। बेल मेटल मतलब घंटी धातु हम बोलेंगे। घंटी मंदिर में जाते हैं बच्चों, जाते हैं ना, अपन क्या बजाते हैं? घंटी बजाते हैं। घंटी क्या होती है? टिन 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 टिन, घंटी बोलती है ना टिन। तो वो बच्चों वो कह रही है कि मेरे अंदर टिन है, तुम मुझे याद क्यों कर रहे हो ज्यादा? तो मेरे अंदर क्या है? टिन है। मतलब क्या हो गया? आंसर क्या हो गया आपका? कॉपर और टिन आपका आंसर हो गया। तो घंटी बजती है टिन टिन टिन, मतलब उसके अंदर कॉपर और टिन है, ऐसे आप याद कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे और नेम ऑफ द ओर्स और एलॉयज, इसको अपन एलॉयज बोलते हैं, इन सब की टेक्निक बना के रखी हुई है जो धीरे धीरे आपको मेरे वीडियोस में, जब आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो उनमें ये चीजें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अपन यहां पर बात करते हैं। पहला तो आपको एनसीईआरटी करना है, दूसरा आप जेडली।
दूसरा आप यहाँ पर जेडली भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो जेडली भी जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं, बुक है जेडली की। ये जेडली की बुक भी जो है मेन और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट आपको मिल जाती है, वो आप ले सकते हैं। तीसरा जो है आप ये जो मैंने आपको एरिया वाइज मैंने आपको दे दिया, पहले क्या पढ़ना है आप इस टाइप से पढ़ेंगे। थर्ड जो है आपका कोवलेंट एंड आयोनिक करैक्टर। अब आप इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, यहां से क्वेश्चन नहीं आया, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में से क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, तो कोवलेंट एंड आयोनिक करैक्टर के ऊपर क्वेश्चन वो डालेगा। कोवलेंट एंड आयोनिक करैक्टर, किसका आयोनिक करैक्टर ज्यादा होता है कम होता है, ठीक है, ये मेरे वीडियोस में आपको मिलेंगे आगे। तो उसमें पी वाई डी वाई बॉन्डिंग क्या होती है सब मिलेगा आपको। तो कोवलेंट एंड आयोनिक करैक्टर, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको डिटेल में आपको कंटेंट्स वीडियो में बना के आपको दे रहा हूं। तो कोवलेंट एंड आयोनिक करैक्टर आप यहां पे देख रहे हैं, ये होगा। यदि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग में एक आपका है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है या डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल्स होते हैं या डाइपोल आता है, किसमें डाइपोल आता है किसमें नहीं आता है उसके बारे में ये यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में भी क्वेश्चन वो डालता है। और यहां पर ये एरिया है एक्चुअली में सेकंड का केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 11th का चैप्टर, जिनमें से सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आप बाकी पढ़ेंगे। जो 30 इयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर है उसका एनालिसिस करके मैं आपके पास लेके आया हूं, चाहे वो जेडब्ल्यू मेन एडवांस हो चाहे नीट हो, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आप इसको पढ़ेंगे और इसको आप स्टडी करेंगे। चलिए अब अपन थर्ड वाला जो है वो चैप्टर अपन उठाते हैं, उसके अपन मेन इंपॉर्टेंट एरियाज देखते हैं बच्चों, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज के द्वारा हम उसको कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए थर्ड वाला अपन देखते हैं। अपन अब स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला अपना 11th का थर्ड टॉपिक हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 11 चैप्टर्स हो गए। तो कई बच्चों ने पूछा सर ये कब खत्म होगा कब खत्म होगा, तो बिल्कुल बच्चों चिंता मत करिए, 3-4 लेक्चर और हैं, क्योंकि मैं वहां पर मेटलर्जी भी लूंगा, कंपाउंड्स भी लूंगा, मैं वहां पर मेटलर्जी भी लूंगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में यदि मैं मेटलर्जी की बात करता हूं तो मेटलर्जी ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, देखिए यहां पर ये पॉइंट आ रहा है, इसकी मेटलर्जी भी हमें लेना है, हम इसके कंपाउंड्स भी लेंगे। देखिए यहां पर लिया कॉमन नेम ऑफ सॉल्ट MgSO4.7H2O, तो ये भी हम लेंगे, कंपाउंड्स भी लेंगे हम लोग और यहां पर मेटलर्जी भी लेंगे। जबकि मेटलर्जी कौन सा है, अलग चैप्टर है, 12th वाला चैप्टर है, उसकी मेटलर्जी हम कहां पे ले रहे हैं, एस ब्लॉक में चूंकि आ रहा है तो वहां पे ले रहे हैं, इसलिए वो टॉपिक आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आपको लग रहा है, ठीक है। चलो वो भी अभी स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी जो मैं लूंगा वो स्टार्ट हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो और एस ब्लॉक के दे चुका हूं, अभी आपके पास एक वीडियो और एस ब्लॉक का आने वाला है, हाइड्रोजन के साथ में एस ब्लॉक साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। जब हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें देखिए ऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन है, 30 साल जेडब्ल्यू मेन एडवांस एंड नीट में आए हुए क्वेश्चन ऑर्डर्स पे रहेंगे बच्चों। एटॉमिक रेडियस ऑर्डर्स किसका, एटॉमिक रेडियस का जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई कैसे याद करना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी किसके बारे में बच्चों बात करें, कंपाउंड्स के बारे में। जैसे अभी अपने सॉल्ट्स का वीडियो मेरे पास आपके पास आने वाला है, सॉल्ट्स हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, इनकी सॉल्युबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड वाले वीडियो में एस ब्लॉक में मैं आपको थर्मल स्टेबिलिटी वहां पे दे चुका हूं, आपके पास वीडियो आने वाला है वो। और उसके बाद फिर ये सॉल्युबिलिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं लगातार 30 सालों में, ये ऑर्डर्स पे ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। सेकंड, यहां पे क्वेश्चन यदि नहीं आता है तो फिर वो यहां पे क्वेश्चन रिएक्शन विद अमोनिया, ब्लू सॉल्यूशन है, केस क्यों है, मैग्नेटिक नेचर उसका क्यों है, मैग्नेटिक नेचर उसका क्यों है, ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। फिर हीटिंग इफेक्ट, सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, जैसे यदि अपन हीटिंग इफेक्ट में बच्चों बात करते हैं, सोडियम नाइट्रेट होगा, अमोनियम नाइट्रेट हुआ है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट हुआ, उसका हीटिंग इफेक्ट किस टाइप से होगा, उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। यदि हम हीटिंग इफेक्ट में बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट ले लिया और उसका हीटिंग इफेक्ट करा, हीट कर दिया, तो कौन सी गैस निकलेगी और क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, वाटर आपको निकाल देना है, हाइड्रोजन 4 हैं तो ट्वाइस हाइड्रोजन ट्वाइस H2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गए। जब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गए, बचा इसमें 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, ठीक है बच्चों। क्या जैसी गैस छोड़ेंगे वैसे हम हंसने लगेंगे, ठीक है, क्या होगा, हंसने लगेंगे, ठीक है। चलिए अमोनियम नाइट्रेट से हमें ये मिल गया। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के बाद में अमोनियम नाइट्राइड या हमने सोडियम ले लिया, सोडियम नाइट्रेट ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सोडियम नाइट्रेट से तो हमेशा सोडियम नाइट्राइट मिलता है, NaNO2 है, सोडियम
नाइट्रेट हमने लिया सॉल्यूशन, ये सॉल्ट्स आपको मिलेंगे, अभी मैं सॉल्ट्स आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaNO2 बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस हाफ O2 अलग हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था तो वाटर हम निकाल नहीं पाए, वाटर निकाल नहीं पाए तो सोडियम नाइट्राइट बना। एक ऐसे सॉल्ट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऐसे सॉल्ट्स हमें मिलते हैं जिनमें कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कभी कभी उसको बोलते हैं ये बड़े बेकार सॉल्ट हैं, बेकार नहीं है बच्चों, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट में ये पॉजिटिवली चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे कम होती है, तत्काल इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए यहां पर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम नाइट्राइट। चलिए जहां पर हाइड्रोजन होगा वो तो वाटर यहां पर निकाल देगा, ठीक है। वाटर निकालने के लिए यदि अपन सपोज कीजिए अमोनियम डाइक्रोमेट लें, NH4 अमोनियम डाइक्रोमेट हमने लिया, तो यहां पर 2 कर दीजिए, यहां पर जैसे हमने यहां पर N2 कर दिया, 4 2 8 कर दिया, यहां पर Cr2O7, इसको हम ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख सकते हैं। शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं, ये देखिए ऐसा मैंने मिटा दिया। अब मैं इसको बना रहा हूं, यहां पर N2 हो गया, देखिए बच्चों N2 4 2 8, तो यहां पर हो गया हाइड्रोजन 8 Cr2O7। अब अपने हीट कर दिया, देखो हाइड्रोजन दिख रहा है, वाटर निकाल दो, जहां पे भी सॉल्ट में हाइड्रोजन दिख रहा है तो उसको वाटर निकाल दिया करो। तो 8 है हमारे पास, तो हमारे पास H2 होता है तो 4H2 कर दो, तो ये 4 2 8 हो जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये जो Cr2O7 जब भी हीट करता है तो Cr2 इसका एनाडाइड Cr2O3 बनता है, Cr2O3 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर चले गए। ऑक्सीजन कितने थे बच्चों, 7, तो बचा क्या फिर आपके पास, नाइट्रोजन निकलेगा, क्या आपको नाइट्रोजन। इस टाइप से हमें यहाँ पर गैस मिलती है, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की गैस मिल रही है, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की गैस मिल रही है। इस टाइप से सॉल्ट्स को जब हम हीटिंग करते हैं तो हमें ऐसा ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन अकेला ऐसा हमें मिलता है। लेकिन ये देखना पड़ता है बच्चों उसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो कैसे निकालोगे, है ना। तो नाइट्रेट किसमें चेंज हो गया, नाइट्राइट में चेंज हो गया। तो इस टाइप से ये थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह, सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन, रिएक्शन विद अमोनिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट एंड मेटलर्जी ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम की मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी में क्या होगा बच्चों, नेम ऑफ द ओर आ जाएगा मेटलर्जी में, ठीक है ना, नेम ऑफ द ओर आ जाएगा। मेटलर्जी के अंदर कहां से हम इसको बनाते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं, कौन से सॉल्ट्स का हम लोग यूज करते हैं, एनोड कैथोड में कौन सी गैसेस निकलती हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये मेटलर्जी में करेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट, आगे आपको ये सब मिलेगा, अभी आगे वाले लेक्चर में यही सब मिलना है आपको, ठीक है। ये ऑर्डर्स ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है, हीटिंग, ये दोनों चीजें आपको आगे वाले लेक्चर से मिलनी है। तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए बच्चों अब अपन फोर्थ वाला लेते हैं, वो होगा हमारा हाइड्रोजन, जो मेरा हाइड्रोजन चल रहा है, ठीक है। अपन ये फोर्थ वाला अपन ले लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ वाला है हमारा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, 11th का ये चैप्टर हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड से चैप्टर चल भी रहा है बच्चों। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इस साल 2019 का क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये हमें पहले पढ़ना है। फिर इसकी प्रिपरेशन, जो मेन वाली प्रिपरेशन है, मेन प्रिपरेशन का मतलब क्या है बच्चों, मेन प्रिपरेशन का मतलब है कि किससे ज़्यादा मात्रा में प्योर हाइड्रोजन मिलती है, उस टाइप से क्वेश्चन। कमर्शियल मेथड कौन सी होती है, वॉश मेथड वगैरह मैंने आपको बताई वो। थर्ड वाला हार्डनेस ऑफ वाटर, इस साल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्डनेस ऑफ वाटर पीपीएम वगैरह में पूछे गए थे, पार्ट्स पर मिलियन, इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। अगले आने वाले चैप्टर्स में ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने इसका हाइड्राइड्स वाला मैंने पोर्शन करवाया हुआ है वो एस ब्लॉक में भी काम में आता है, और कहाँ पे काम में आता है हाइड्राइड्स वाला, और आता है आपका हाइड्रोजन में भी काम में आता है। तो इसके जो मैंने हाइड्राइड्स करवाए हैं, तो ये हाइड्राइड्स हर जगह काम में आते हैं, तो ये हाइड्राइड्स भी आप पढ़ेंगे बच्चों। हार्डनेस ऑफ वाटर में पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन उसकी यूनिट होती है, क्या होता है वो, किसके कारण होता है वो, उसकी मेथड्स कौन कौन सी होती हैं उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है। इसके क्वेश्चन भी इस साल आए थे, आते रहते हैं। बीओडी एंड सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके क्वेश्चन भी आपको इस साल मिले थे और आते रहते हैं। ये भी हार्डनेस का ही है कि ऑक्सीजन की जो है, जो हमारे जो वाटर होता है, जो सीवेज वाटर होता है, उस सीवेज वाटर में गंदा पानी होता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो फिश वगैरह मर जाती हैं, कीड़े मर जाते हैं, तो एक निश्चित ऑक्सीजन की जरूरत वाटर के अंदर होना चाहिए,
ठीक है। तो उसकी जरूरत हमें होती है, उसको बीओडी और सीओडी के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अमेरिका में चल रहा है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये पुरानी मेथड है हमारी। फिर H22 में वॉल्यूम ऑफ H22 के न्यूमेरिकल कभी कभार आ जाते हैं इसमें एडवांस में और मेंस में। तो इस टॉपिक में हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स में ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनमें क्वेश्चन लगातार 30 साल में, चाहे मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछता रहता है, क्वेश्चन वो वहाँ पर पूछता रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये फोर्थ वाला चैप्टर हमारा 11th का कंप्लीट होता है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं वो फिफ्थ वाला चैप्टर है। फिफ्थ वाला चैप्टर हमारा है, हाँ तो बच्चों ये अब अपना पास आ जाता है 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक। 13 एंड 14 ग्रुप्स में यदि हम देखते हैं बच्चों, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, जेडब्ल्यू मेन एडवांस 30 इयर्स और नीट के 30 इयर्स के क्वेश्चंस के द्वारा हमने जो निकाला है आपके लिए एरिया निकाले हैं कि कौन सबसे पहले हमें पढ़ना है। तो वो है हमारा बोरिक एसिड पहले पढ़ेंगे। बोरिक एसिड्स में केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस में हम जो एनसीईआरटी की जो केमिकल रिएक्शन है, स्पेसिफिक एनसीईआरटी की जो केमिकल रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे। उसी के ऊपर क्वेश्चंस हमें मिले हैं और वहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। यदि इस पे क्वेश्चन नहीं आता है तो 13 एंड 14 में फिर सेकंड ग्रुप जाता है वो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो डायगोनल रिलेशनशिप है उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं 7, 8, 10 पॉइंट हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका, यदि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता, अभी थर्ड पे हम देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड ऑर्डर। जो अभी मैंने बताया जो एस ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट में वो मिक्स कर देता है वो। जैसे मैंने बताया था नामग अलसी पस्कलरनी, तो नामग अलसी पस्कलरनी में क्या हुआ बच्चों, नामग में जैसे मैंने ले लिया Na2O, नामग MgO ले लिया, अल Al2O3 ले लिया, नामग अलसी SiO2 ले लिया, नामग अलसी पस्कलरनी। अब यदि मुझसे पूछा जाता है, यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, बेसिक ऑर्डर क्या है, तो हम बेसिक ऑर्डर क्या बताएंगे, नामग अलसी पस्कलरनी में बेसिक ऑर्डर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे साहब बेसिक ऑर्डर, और मैं यहाँ पर Cl2O5 भी ले लूं, ठीक है, क्योंकि हो गया नामग अल सी पस, है ना, सल्फर भी है बीच में। चलो सल्फर का भी एक कंपाउंड अपन उठा लेते हैं बच्चों, सल्फर का अपन उठा लेते हैं SO2, सल्फर नामग अलसी पस्कलरनी, है ना, नामग अलसी पस्कल, Cl2O ले लिया हमने, ठीक है, नामग अलसी पस्कल अरणी। तो यदि मैं यहाँ पर इस ऑर्डर को यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ, Cl2O5 कर दिया, यदि मैं ऑर्डर को यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा ऑर्डर इसका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक नेचर होगा, बेसिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, ऑर्डर्स की बात कर रहा है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड होगा, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, तो बेसिक ऑक्साइड बेसिसिटी देखेंगे तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे हमें बेसिसिटी मिलेगी। तो बेसिक नेचर जो है, यदि हम बेसिक नेचर देखते हैं तो बच्चों बेसिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और यदि हम बोलते हैं साहब एसिडिक नेचर, तो बेसिक नेचर का उल्टा एसिडिक नेचर होता है, तो जो एसिडिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर है सबसे ज्यादा, सोडियम का मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा है और ये नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, तो इसका ज्यादा हो। इस टाइप के ऑर्डर हमें मिलते हैं। तो अब इसमें एस ब्लॉक भी कवर हो रहा है, पी भी कवर हो रहा है, 13, 14 कवर हो रहा है, सारे ग्रुप ऐसे कवर हो जाते हैं। तो जब जेडब्ल्यू मेन एडवांस या नीट की बात की जाती है तो उसमें सारे ग्रुप एक साथ कवर हो जा रहे हैं। अभी तो हम केवल ग्रुप में पी ब्लॉक में 13, 14 और 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात कर रहे हैं। अब जैसे बोरिक एसिड है 11th का ही है, केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी, ठीक है। रिलेशन डायगोनल रिलेशनशिप 13 ग्रुप का एल्यूमिनियम, बेरिलियम आपका एस ब्लॉक का। एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 यहाँ पे आ जाएगा, एम्फोटेरिक चला गया आपका, यहाँ पर ये एम्फोटेरिक हो गया, मैंने स्टार पॉइंट लगा दिया आपके लिए, एम्फोटेरिक, ठीक है। ये बेसिक्स हो गए, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये एसिडिक हो गए और ये बीच का है इसलिए वो एम्फोटेरिक हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन केवल 13 ग्रुप, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन बोरॉन हो गया, बोरॉन के बाद क्या है, नामग अलसी पस्कलरनी, ही लीबी बक, कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन 14 ग्रुप। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में। तो सिलिकॉन जो 14 ग्रुप का है उसका स्ट्रक्चर और कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस, मतलब सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं SiO2 वगैरह, उसके जो स्ट्रक्चर है, सिलिकेट्स वगैरह, आर्थोसिलिकेट, मेटासिलिकेट, किस टाइप के उसके स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिए, देखिए यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसके स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे देखने हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको मिलेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर आता है। नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो थेलियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है, क्योंकि अंदर का जो पेयर है वो इनर्ट पेयर हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम 13 और 14 में 11th के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जब ये ग्रुप स्टार्ट होगा तो आप समझेंगे। और बाकी मैं बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एक्चुअली में इस जो वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमें सबसे पहले करना है, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं एनालिसिस आपको मैं दे रहा हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया यहां पर, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स हम लेते हैं, जैसे BCl2 है तो BCl3 है या AlCl3 है, तो AlCl3 जो है वो हम देखते हैं कि जो AlCl3 है वो किस में Al2Cl6 के रूप में, मतलब डाइमर के रूप में मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स में हमें मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे वो मैं लेके आऊँगा स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड, AlCl3 किस में Al2Cl6 के रूप में कैसे मिलेगा, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर बताऊँगा जब हम यहाँ पर 13 ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट के, तो इस टाइप से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पर ये 5th चैप्टर मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया कि 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हैं और कैसे कैसे उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कौन कौन से एरियाज हैं। 30 साल नीट के 30 साल मेन एडवांस के ये उनमें से क्वेश्चन इन्हीं एरियाज में से लगातार चले आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। इसके लिए अगली बार जो मैं आपको अगला जो मैं आपको दूंगा वो मैं दूंगा इसी का एनालिसिस करूंगा 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तो 11th का एनालिसिस वीडियो में दिया आपको मैंने, अब मैं आपको दूंगा 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको वीडियो का एनालिसिस दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।